विश्व युद्ध अपने अंत की ओर था, अमेरिकी सैनिकों का एक समूह कुछ नागरिकों को सड़क पर ले जा रहा होता है। तभी वे अचानक देखते हैं कि एक नाजी कार भीड़ के बीच से आती हुई उनकी तरफ बढ़ रही है। सैनिक गोली चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ड्राइवर सफेद कपड़े का टुकड़ा दिखाकर अपनी सरेंडर की घोषणा करता है। सैनिक तब हैरान रह जाते हैं जब हिटलर के सेकंड इन कमांड हर्मन कार से बाहर आता है और उनसे अपना सामान उतारने को कहता है। बाद में वॉशिंगटन डीसी में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जैक्सन को बताया जाता है कि हर्मन को ऑस्ट्रिया में जिंदा पकड़ लिया गया है। मूल योजना हर्मन को एक्सिक्यूट करने की थी, लेकिन जैक्सन कभी भी बिना प्रॉपर ट्रायल किसी को सजा देने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए वे सभी बचे हुए नाजीज पर वॉर क्राइम्स के आरोप लगाना चाहते हैं। वे इस बारे में अपनी सेक्रेटरी से बात करते हैं, जो बताती है कि यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि वॉर क्रिमिनल्स को किसी दूसरे देश की जुरिस्डिक्शन में ट्रायल नहीं किया जा सका। इंटरनेशनल लॉ के अनुसार एक देश दूसरे देश के नागरिकों को कानून नहीं सिखा सका और जर्मनी में उन्हें ट्राई करना काफी लीगल लिम्बो बन जाएगा। लेकिन जैक्सन जोर देकर कहते हैं कि उन्हें बस सही ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, जिसकी शुरुआत एलीड देशों से एक एक जज लाकर एक ट्राइब्यूनल बनाने से होगी। इसी दौरान लक्सेमबर्ग की एक ट्रेन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर्मी साइकियाट्रिस्ट डगलस एक मैजिक ट्रिक दिखाकर लीला के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। जब ट्रेन स्टेशन पहुंचती है तो सार्जेंट हावी उन्हें लेने आता है और समझाता है कि वह डगलस का इंटरप्रेटर बनेगा। फिर उसे ग्रैंड होटल मॉन्डोफ लेकर जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात कर्नल एंड्रस से होती है, जो बताता है कि यह होटल वास्तव में एक सीक्रेट मिलिट्री प्रिजन है, जहाँ नाजी हाई कमांड के बचे हुए सदस्यों को रखा गया है। एलीड कंट्रीज इस समय चर्चा कर रही है कि क्या वे इन लोगों को ट्रायल पर ले जाएंगी, इसलिए डगलस को कैदियों की मेंटल हेल्थ पर नजर रखने के लिए लाया गया है। उनकी सबसे बड़ी चिंता सेल्फ डिलीशन की है, क्योंकि 3 कैदी पहले ही छिपी हुई पॉइजन कैप्सूल्स के कारण मर चुके हैं और वे और नुकसान झेलने का जोखिम नहीं उठा सकते। डगलस की प्राथमिकता हर्मन होगा, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में मेडिसिन के साथ पाया गया है। हर्मन दावा करता है कि यह उसकी हार्ट प्रॉब्लम के लिए है, लेकिन वह दिन में 40 गोलियां लेता है, इसलिए डगलस निष्कर्ष निकालता है कि वह एडिक्ट है। कमरे में आराम से बैठने से पहले ही डगलस हर्मन से मिलने की मांग करता है, जो अपने कमरे में आराम से किताब पढ़ रहा होता है। हावी के ट्रांसलेटर के रूप में साथ होने पर डगलस हर्मन की नाड़ी पकड़ता है और उसके लंग्स की जांच करता है। हर्मन जोर देकर कहता है कि उसे उसकी मेडिसिन चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में गोली लगने के बाद से उसे लगातार दर्द रहता है। डगलस उसे बताता है कि हार्ट को ठीक रखने का सबसे अच्छा तरीका है वजन कम करना, और हर्मन को फैट कहा जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। कमरे से बाहर निकलने के बाद डगलस हावी से कहता है कि हर्मन इंग्लिश जानता है, क्योंकि फैट शब्द सुनकर वह पहले ही बुरा मान गया था, जबकि हावी ने अभी ट्रांसलेट भी नहीं किया था। इसके बाद डगलस बाकी कैदियों से मिलता है। डॉक्टर ले नाजी स्लेव लेबर प्रोग्राम का लीडर था और दावा करता है कि वह दूसरों की तरह पावर हंग्री नहीं है। महान एडमिरल शिकायत करता है कि वह 76 दिनों से कस्टडी में है, लेकिन अभी तक उस पर कोई आरोप नहीं लगा। इसे वह जेनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन कहता है। जूलियस, जो हिटलर का डायरेक्टर ऑफ प्रोपेगेंडा था, यह जानना चाहता है कि क्या डगलस जूविश है। डगलस के ना कहने पर जूलियस कहता है कि वह जूविश प्रोफेशन में काम करता है। इस बीच हर्मन एक डाइट और एक्सरसाइज रेजिमेंट शुरू कर देता है और उसने मेडिसिन मांगना भी बंद कर दिया है। रात को डगलस अपने जर्नल में अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस लिखता है और निष्कर्ष निकालता है कि हर्मन इस पूरे समूह को एक साथ बांधने वाला व्यक्ति है। अचानक उसे एक विचार आता है और वह हावी से उसे लाइब्रेरी ले जाने को कहता है। वे एक व्हील बैरो लेकर नाजी लीडर्स की किताबों से उसे भरने लगते हैं। डगलस का मानना है कि अगर वह उनके बारे में और पढ़ेगा तो वह उन्हें खुलकर बात करने और उस पर भरोसा करने के लिए प्रेरित कर सकेगा। वह यह भी उम्मीद करता है कि वह समझ सके कि कोई व्यक्ति इतनी भयानक अट्रॉसिटीज क्यों करता है। अगर वह अपने निष्कर्ष पब्लिश करता है तो वह बहुत पैसा कमा सकता है और भविष्य में ऐसी किसी ट्रेजेडी को होने से रोक भी सकता है। जब दोनों होटल लौटे हैं तो एक गार्ड उन्हें बताता है कि हर्मन सांस नहीं ले पा रहा। वे तुरंत उसके कमरे की ओर दौड़ते हैं और केवल एक नजर में डगलस समझ जाता है कि हर्मन को हार्ट अटैक हो रहा है। एक सैनिक को रेगुलर एस्पिरिन लाने का आदेश देने के बाद डगलस हर्मन को शांत रखने के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाता है। हर्मन बार बार अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर हाथ बढ़ाता है, इसलिए डगलस उसे तस्वीर पकड़ा देता है। जब एस्पिरिन आता है तो हर्मन उस पर भरोसा नहीं करता, इसलिए डगलस पहले खुद उसे चखता है ताकि साबित कर सके कि वह सुरक्षित है। आखिर हर्मन दवा ले लेता है और डॉक्टर के पहुंचने तक वह बेहतर महसूस करने लगता है। वह मुस्कुराता भी है और डगलस को इंग्लिश में धन्यवाद कहता है। ऑफिस में जैक्सन को बताया जाता है कि सभी एलीड कंट्रीज इस योजना में शामिल हो गई है। जज एडवोकेट जनरल ने आर्मी लॉयर अमोन्स को भेजा है ताकि जैक्सन को बताए कि वे चाहते हैं ट्रायल जल्दी किया जाए ताकि नाजीज को फांसी दी जा सके। हालांकि कुछ वरिष्ठों को लगता है कि ट्रायल कभी होगा ही नहीं। होटल में डगलस कैदियों को रॉरशैच टेस्ट दिखाता है और वादा करता है कि उनके जवाब कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। हर्मन काफी
दोस्ताना रहता है और इंग्लिश में बात करता है, जबकि जूलियस हर चित्र की तुलना किसी महिला के प्राइवेट पार्ट से करता है। शाम को जैक्सन को पता चलता है कि कांग्रेस ट्रायल के विरुद्ध है, वे सिर्फ एक्सिक्यूशंस चाहते हैं। प्रेसिडेंट भी मदद नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कांग्रेस के पीछे छिपने का विकल्प नहीं है, इसलिए उन्हें उससे भी बड़े व्यक्ति का समर्थन चाहिए। अगले दिन जैक्सन और अमोन्स वेटिकन जाकर पोप से मिलने का निर्णय लेते हैं। जस्टिस के अर्थ पर थोड़ी चर्चा के बाद पोप अपना समर्थन देने से इनकार कर देता है। जैक्सन इंगित करता है कि पोप ने हिटलर के साथ एक धार्मिक अग्रीमेंट साइन किया था, जिस पर पोप कहता है कि उसने ऐसा सिर्फ जर्मनी के कैथलिक्स की सुरक्षा के लिए किया था। लेकिन जैक्सन का मानना है कि इसने नाजीज को क्रेडिबिलिटी दी और लोग पोप को इसी बात के लिए याद रखेंगे। यह सुनकर अंत उन्हें कैथलिक चर्च का समर्थन मिल जाता है। बाद में डगलस और हावी कैदियों को प्लेन से ले जा रहे होते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका ट्रायल होगा। हर्मन जानना चाहता है कि डगलस ने रोरशैच टेस्ट से उसके बारे में क्या जाना, तो डगलस बताता है कि वह इंटेलिजेंट, नार्सिसिस्टिक और दुनिया को सब्जुगेट करने के लिए उत्सुक है। यह सुनकर हर्मन कहता है कि यह सब तो स्पष्ट था। फिर वह एक मैजिक ट्रिक की मांग करता है। डगलस अपने हाथों में एक कॉइन गायब कर देता है और हर्मन कहता है कि एक दिन वह भी मैजिक करेगा, एग्जीक्यूशन से एस्केप करके। कैदी परेशान हो जाते हैं जब वे कुछ महत्वपूर्ण गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर से उड़ते हैं और देखते हैं कि एलीड कंट्रीज ने उन्हें नष्ट कर दिया है। चूंकि पैलेस ऑफ जस्टिस भी नष्ट हो चुके भवनों में से एक था, जैक्सन अमोन से कहता है कि वे एक ऐसा कोर्टरूम मरम्मत करेंगे जिसमें 600 लोग बैठ सके। ब्रिटिशों द्वारा भेजे गए असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर फिफ्थ जैक्सन को याद दिलाते हैं कि टोटल विक्ट्री से कम कुछ भी पूर्ण पराजय माना जाएगा, जिससे जैक्सन पर बहुत दबाव पड़ता है। दोपहर में नाजीज को न्यूरेमबर्ग शहर की एक प्रिजन में लाया जाता है। एंड्रस समझाता है कि उन्होंने कैदियों को हथियार मिल सकने वाली हर चीज को रोकने के लिए क्या क्या बदला है। मैट्रेसेस में भूसा भरा है, डेस्क कार्डबोर्ड की है, बेड्स बोल्टेड है, रात को चेयर्स हटा ली जाएंगी और उन्हें कंबल के ऊपर हाथ रखकर सोना होगा। ले छोटी गंदी सेल देकर रो पड़ता है, लेकिन हर्मन जर्मन काम की तारीफ करता है। वह डगलस से यह भी कहता है कि उसे कभी किसी ने हराया नहीं है और उसे याद दिलाता है कि उसने खुद सरेंडर किया था, इसलिए यही जगह वह चाहता था। डगलस समझ नहीं पाता कि हर्मन हर दिन और अधिक कॉन्फिडेंट क्यों होता जा रहा है और उसे हर्मन के करीब आने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उसे याद आता है कि हिटलर का डेप्यूटी रुडोल्फ भी इसी प्रिजन में है। उसने हर्मन के आने पर फॉरबिडन सैल्यूट भी किया था, जिससे एंड्रस नाराज हो गया था। युद्ध के दौरान रुडोल्फ एक प्लेन क्रैश से बच गया था और इंग्लैंड में कई महत्वपूर्ण लोगों से बात कर पाया था, लेकिन अक्सर वह एमनीसिया होने का दावा भी करता था। यह कंडीशन जब चाहे आती जाती थी, इसलिए सबको संदेह है कि वह झूठ बोलता था। डगलस हर्मन से रुडोल्फ को बदनाम करने की जानकारी मांगता है और हर्मन बदले में यह शर्त रखता है कि डगलस उसकी पत्नी और बेटी को कुछ लेटर्स पहुंचा दे जो उसके सरेंडर के बाद से लाता है। फिर हर्मन को रुडोल्फ से मिलने की अनुमति दी जाती है और रुडोल्फ जोर देकर कहता है कि वह उसे पहचानता नहीं। निजी तौर पर हर्मन डगलस को बताता है कि रुडोल्फ झूठ बोल रहा है। वह कहता है कि वह उसे भूल गया है, लेकिन आते ही उसने सैल्यूट किया था। कुछ समय बाद डगलस और हावी हर्मन की पत्नी एमी और उसकी बेटी एड को ढूंढ लेते हैं, जो लेटर्स पाकर इतनी आभारी होती है कि डगलस को गले लगा लेती है। डगलस को उनके लिए इतना बुरा लगता है कि वह एमी का लेटर हर्मन तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वे वापस लौटे हैं तो बिल्डिंग रिपोर्टर से घिरी होती है। एंड्रस बताता है कि वे कैदियों पर चार्जेस लगाने वाले हैं और इसकी खबर बाहर फैल गई है। सबसे पहले वे हर्मन की सेल पर रुकते हैं और उसे सभी चार्जेस बताते हैं, क्राइम्स अगेंस्ट पीस एंड ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और कंस्पिरेसी। इसके बाद वे जूलियस को आरोप पढ़कर सुनाते हैं, जो एक जूविश लॉयर मांगता है। ले की बारी आने पर वह घबरा जाता है क्योंकि वह दावा करता है कि उसने किसी की हत्या नहीं की और उसे शांत करने की कोशिश में डगलस को मुक्का मार देता है। गार्ड्स ले को दीवार से लगाकर पकड़ लेते हैं और वह इंग्लिश में बोल पड़ता है, उनसे उसे गोली मारने की भीख मांगते हुए। इसके बाद डगलस थोड़ा आराम करने के लिए बाहर जाता है और वहाँ लीला से टकराता है, जो ट्रायल्स को कवर करने वाली रिपोर्टर निकलती है। वह डगलस से कहती है कि शहर जल्द ही एक बड़ा शो बन जाएगा। वापस लौटने पर डगलस हर्मन को उसकी पत्नी का लेटर देता है। इस बीच मीडिया कोर्ट हाउस के उन हिस्सों की रिपोर्टिंग कर रही है जिन्हें ट्रायल्स के लिए मरम्मत किया जा रहा है। एक टनल का उपयोग नाजीज को कोर्टरूम तक लाने के लिए किया जाएगा और फिल्म लाइट्स इतनी तेज होंगी कि लोगों को सनग्लासेस दिए जाएंगे। जैक्सन अपना केस तैयार कर रहा होता है जब उसे एक बड़ी समस्या के बारे में बताया जाता है। जर्मन यह दावा करेंगे कि 1940 में डेनमार्क और नॉर्टपेशन कॉन्फिडेंशियलिटी टूट जाएगी और जैक्सन कहता है कि वह तो पहले ही ऐसा कर रहा है क्योंकि वह रिपोर्ट लिखता है। जब डगलस पूछता है कि वे उन्हें सीधा शू क्यों नहीं कर देते, तो जैक्सन बताता है कि ऐसा करने से वे मार्टर्स बन जाएंगे। बाद में जेल में डगलस हर्मन को कुछ सिगरेट देता है और हिटलर के बारे में बात करने को कहता है। हर्मन बताता है कि हिटलर ने उन्हें फिर से असली जर्मन जैसा महसूस करवाया क्योंकि उसने
पुरानी शान वापस लाने का वादा किया था। वह दावा करता है कि उसने कैंप सिर्फ काम के लिए डिजाइन किए थे, मारने के लिए नहीं, और सारी एट्रोसिटीज का दोष दूसरों पर डाल देता है। फिर भी वह हिटलर के खिलाफ एक शब्द कहने से मना कर देता है। अगले दिन डगलस जैक्सन को बताता है कि हर्मन बहुत सिंपैथेटिक बनना जानता है और वह सोच रहा है कि उसकी बातों में कितना सच है। अमोन्स गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है डगलस हर्मन का बचाव कर रहा है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। डगलस साफ करता है कि उसका काम हर्मन का विश्लेषण करना है और उसका मानना है कि वह आदमी सिर्फ जर्मनी को महान बनते देखना चाहता है। ऐसा नहीं लगता कि हर्मन की जूस को मारने में रुचि थी, लेकिन उनकी मौत की उसे परवाह भी नहीं थी। जैक्सन भी उसकी कहानी पर संदेह करता है और डगलस बताता है कि अगर वह ट्रायल में ढेर सारी अजम्पशंस लेकर गया तो हर्मन उसे आसानी से हरा देगा। इसके बाद डगलस ले से बात करता है जो अपने गुस्से के लिए माफी मांगता है। ले यह भी बताता है कि उसने अपनी डिफेंस की तैयारी शुरू कर दी है और डगलस को महसूस होता है कि वह आखिरकार उससे खुल रहा है। लेकिन कुछ घंटे बाद अलार्म बजता है और डगलस ले की सेल की तरफ दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ले ने अपने टॉवेल के किनारे को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके और अपने मुंह में अंडरवियर ठूसकर शांति से खुद को खत्म कर लिया था। एंड्रस इससे खुश नहीं होता और घोषणा करता है कि वह दूसरी राय के लिए एक और डॉक्टर रख रहा है। अगली मुलाकात में डगलस हर्मन से पूछता है कि वह सेल्फ डिलीशन पर क्या सोचता है। हर्मन कहता है कि यह कायरों की चॉइस है। वह यह भी समझ जाता है कि डगलस मुसीबत में है और उसे याद दिलाता है कि अपने आप को बचाए, क्योंकि एलाइज हमेशा एक ही तरफ नहीं होते। सबूत के तौर पर वह बताता है कि उसके पिता का जूविश सबसे अच्छा दोस्त उसकी मां का गुप्त रूप से अब्यूज करता था। आखिरकार डॉक्टर गिलबर्ट डगलस की रिपोर्ट्स की जांच करने आता है। उसे लगता है कि रुडोल्फ की एमनीसिया असली है और वह डगलस से कहता है कि वे मिलकर इस केस पर एक किताब लिखें, लेकिन डगलस मना कर देता है। दिन गुजरते जाते हैं और डगलस कैदियों से बातें करता रहता है तथा सारी जानकारी जैक्सन तक पहुंचाता रहता है। वह हर्मन के परिवार से मिलने भी जाता है और एक को मैजिक ट्रिक्स दिखाकर उसका मन बहलाता है। डगलस हर्मन के लिए और लेटर्स भी लाता है और हर्मन उन मैजिक ट्रिक्स को सीखने की इच्छा जताता है ताकि वह भी एक दिन अपनी बेटी को इम्प्रेस कर सके। हावी नोटिस करता है कि डगलस अक्सर हर्मन के पास अकेले जाता है और उसे सस्पिशियस महसूस होने लगता है, लेकिन डगलस उसे नजरअंदाज कर देता है। ट्रायल से एक रात पहले डगलस हर्मन से पूछता है कि वह अपनी डिफेंस कैसे करेगा। हर्मन पूछता है कि क्या वह यह सवाल एक दोस्त के तौर पर पूछ रहा है और डगलस हाँ कहता है। तब हर्मन बताता है कि वह अपने सभी कामों की जिम्मेदारी लेगा, लेकिन उन चीजों का दोष लेने से इनकार करेगा जो दूसरों ने की और जिन्हें वह जानता भी नहीं था। इसके बाद डगलस यह जानकारी जैक्सन को देता है। अगले दिन कैदियों को टनल से कोर्ट हाउस ले जाया जाता है और हर्मन अपने दोस्तों से जर्मन में बात करता रहता है। जैक्सन का भाषण ट्रायल की शुरुआत करता है जिसे रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। हर्मन भी एक ओपनिंग स्टेटमेंट देना चाहता है, लेकिन जज इसे मना कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि वह गिल्टी है या नॉट गिल्टी। हर्मन जर्मन में नॉट गिल्टी कहता है। शाम को डगलस हर्मन के परिवार से मिलने जाता है, लेकिन बाहर टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा मिलता है। एक पड़ोसी बताता है कि अमेरिकन उन्हें ले गए हैं, तो डगलस जानकारी लेने के लिए एंड्रस के पास दौड़ता है। कुछ फोन कॉल्स के बाद एंड्रस पता लगाता है कि एमी को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उस पर हर्मन की आर्थेफ्स में मदद करने का शक है और एक को एक कॉन्वेंट भेज दिया गया है जहाँ किसी तरह का संपर्क अलाउड नहीं है। एंड्रस जानना चाहता है कि डगलस को उनका छिपने का ठिकाना कैसे पता था, लेकिन डगलस इसका जवाब टाल देता है। जब डगलस हर्मन से मिलने जाता है तो वह दिखावा करता है कि परिवार ठीक है। दुर्भाग्य से गिलबर्ट बीच में बोलकर सच्चाई बता देता है, जिससे डगलस कमरे से बाहर निकलकर गिलबर्ट पर हमला कर देता है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। गार्ड्स को उन्हें अलग करना पड़ता है और एंड्रस उन्हें बच्चों जैसी हरकत के लिए डांटता है। ट्रायल जारी रहता है और जैक्सन नए एविडेंस के रूप में वह फुटेज दिखाता है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस वीडियो में सभी वे कैंप दिखाए जाते हैं जिन्हें एलीड देशों ने आजाद कराया था और जहां भयानक अट्रोसिटीज मिली थी, जैसे गुलामों के विशाल ढेर लगे शव। बचे हुए लोग स्टार्वेशन और ट्यूबरक्लोसिस से जूझ रहे थे और सिर्फ एक व्यक्ति के पास इतनी ताकत थी कि वह उन टॉर्चर के बारे में बता सके जिनसे उन्हें गुजारा गया था। गुलामों के पेट पर उनकी नेशनैलिटी और प्रिजन नंबर्स टैटू किए गए थे और फैक्ट्रियों की भट्टियां 10 घंटे में 400 बॉडीज तक जला सकती थी। हर्मन यह सब और देखने से इनकार कर देता है और हेडफोन्स व सनग्लासेस पहन लेता है, जबकि डगलस टूटने की कगार पर वहां से दूर चला जाता है। जब हर्मन को वापस उसकी सेल में ले जाया जाता है, डगलस पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। वह मानने से इनकार कर देता है कि हर्मन को कैंप्स में हो रही भयानक चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था और हर्मन कहता है कि वह फिल्म नकली है। वह डगलस को हिपोक्रेट भी कहता है क्योंकि अमेरिकियों ने एक बम से 150,000 जापानीज लोगों को मार दिया था। इस पर डगलस भड़क जाता है और चिल्लाता
बताता है कि वो कैजुअलिटीज और जेनोसाइड में फर्क होता है। दोनों काफी देर बहस करते हैं और डगलस जाते समय कहता है कि हर्मन के फैसलों ने ही उसकी फैमिली उसे छीन ली है। बाद में डगलस शराब पीने बार चला जाता है। लीला उसे पाती है और उसके नशे का फायदा उठाकर उसके काम के बारे में बातें निकलवा लेती है। अगले दिन अखबार में डगलस और हर्मन की बातचीत पर आधारित एक आर्टिकल छप जाता है, जिससे गुस्से में एंड्रस उसे निकाल देता है। जाने से पहले एंड्रस बताता है कि वह एमी और ए को आजाद करवाने में सफल रहा है। ट्रेन स्टेशन पर डगलस की मुलाकात बहुत परेशान हावी से होती है, जो बताता है कि उसका जन्म जर्मनी में जूविश माता पिता के घर हुआ था। सीमित पैसों में हावी और उसकी बहन देश से भाग निकले, जबकि उनके माता पिता को नाजीज ने मार दिया। हावी रोते हुए डगलस से कुछ ऐसा करने की गुजारिश करता है जिससे हर्मन के खिलाफ जीत पक्की हो सके, लेकिन डगलस कहता है कि वह तो बस एक श्रिंक है। जाने से पहले हावी कहता है कि हॉलोकॉस्ट इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने परवाह ही नहीं की, जब तक बहुत देर नहीं हो गई। कुछ ही पलों बाद डगलस जैक्सन के ऑफिस में घुसता है और बताता है कि पूरा ट्रायल एक ट्रैप है। हर्मन ने आत्मसमर्पण इसलिए किया था ताकि वह गवाही के दौरान पूरे विश्व के सामने हिटलर की छवि को बचा सके। डगलस को लगता है कि जैक्सन इस तरह हर्मन को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वह उसे अपनी नोटबुक दे देता है जिसमें सारी ऑफ द बुक बातचीत और प्राइवेट फाइल्स है। वह कहता है कि जीतने का तरीका है हर्मन की वैनिटी को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। अगले दिन डगलस जर्मनी में ही एक सिविलियन की तरह ट्रायल देखने रुक जाता है। हर्मन को गवाही के लिए बुलाया जाता है और वह एक हीरो की तरह तस्वीरों के लिए पोज देता है। जैक्सन सवाल पूछना शुरू करता है और हर्मन हमेशा की तरह तैयारी के साथ जवाब देता है। वह कहता है कि उसने कैंप्स को काम के लिए बनाया था ताकि देश की रक्षा की जा सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि सैनिक वहाँ क्या कर रहे थे। एक डॉक्यूमेंट भी है जिस पर हर्मन के हस्ताक्षर है, नाम है फाइनल सोल्यूशन, जिसमें जूविश आबादी के एक्सटर्मिनेशन की बात लिखी है, लेकिन हर्मन कहता है कि यह मिसट्रांसलेशन है और उसने सिर्फ जूस को जर्मनी से निकालने के लिए साइन किए थे, मारने के लिए नहीं। जैक्सन धैर्य खोने लगता है और गुस्सा कर देता है, जिससे जज उसे डांटते हैं। खुद को पराजित महसूस करके जैक्सन पीछे हट जाता है। सौभाग्य से फीफ आगे आता है और बताता है कि युद्ध के सभी वर्षों में हर्मन ने कभी अपना सेकंड इन कमांड का पद नहीं खोया, इसलिए वह जानना चाहता है कि क्या हर्मन अभी भी अपने नेता के प्रति लॉयल है। हर्मन मान लेता है कि वह है और यहाँ तक कि हेल हिटलर भी बोल देता है, जिससे उसकी सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। एंड्रस, जैक्सन, हावी और फीफ डगलस को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसकी जानकारी की वजह से ही यह संभव हो पाया। इसके बाद डगलस हर्मन से उसकी सेल में मिलने जाता है। वह कबूल करता है कि उसने प्रोसिक्यूटर्स की मदद करने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ी और अपनी आखिरी गुड बाय कहता है। अगले दिन डगलस आखिरकार जर्मनी छोड़ देता है, जबकि कैदियों को उनकी सजा सुना दी जाती है। हर्मन और बाकी सभी नाजीज को फांसी देकर मौत की सजा सुनाई जाती है। एग्जीक्यूशन आधी रात को होगा, लेकिन कैदियों को इसके बारे में रात 11 बजे ही बताया जाएगा और अगर वे स्लीप एड मांगते हैं तो उन्हें उसकी जगह प्लेसबो दिया जाएगा। जब एंड्रस हर एली देश के 2 रिपोर्टरों को ब्रीफ कर रहा होता है, हर्मन डगलस की मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करके दिखाता है कि वह अब तक एक पॉइजन कैप्सूल छुपाकर रखे हुए था। प्रिजन में अलार्म बज उठता है और जब तक एंड्रस हर्मन तक पहुंचता है वह पहले ही मर चुका होता है। इस बीच जूलियस का ब्रेकडाउन हो रहा होता है तो हावी उसे शांत करता है, उसे कपड़े पहनने में मदद करता है और एग्जीक्यूशन रूम तक ले जाता है। जूलियस जर्मन में कुछ बातें चिल्लाता है ताकि वह बहादुर दिख सके, लेकिन फांसी से ठीक पहले वह रोने लगता है और मरते समय वह अपने कपड़ों में ही पेशाब कर देता है। उस रात एक एक करके सभी कैदियों को फांसी दे दी जाती है। बाद में डगलस अपने अनुभव पर एक किताब लिखता है, लेकिन वह ज्यादा सफल नहीं होती क्योंकि वह दुनिया को चेतावनी देना चाहता है कि नाजीज जैसे लोग हर जगह छिपे हो सकते हैं, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी। जब भी वह किसी इंटरव्यू में जाता है वह गुस्से में आ जाता है क्योंकि रिपोर्टर उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते। वह अल्कोहलिक बन जाता है और आखिरकार हर्मन के इस्तेमाल किए हुए उसी जहर से सेल्फ डिलीट कर लेता है। हावी सेना छोड़ देता है और अपनी बहन के साथ अमेरिका में खुशी से जीवन बिताता है। जैक्सन सुप्रीम कोर्ट लौट जाता है और उसका केस आधुनिक वॉर क्राइम्स प्रोसिक्यूशंस की नींव बन जाता है। Make sure to subscribe and turn on notifications so you can watch more videos like this. Thanks for watching.